चलिए पंचकुला लेकर चलते हैं एक बार फिर से आपको, जहां पर सुशासन दिवस पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। बहुत से लाभार्थी भी आज स्कीमों के हैं, वो भी साथ जुड़े हैं। तो आज जैसे स्वामित्व, इसके नाते से थोड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि अभी तक जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, सभी हरियाणा के जितने भी गांव में कार्यक्रम चल रहा है, 13,45,609 ये स्वामित्व के कार्ड बन चुके हैं। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा, उसमें समय लगता है, पहचान करके सारी चीज वेरीफाई करके वो देने पड़ते हैं। अभी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3,72,161 इतना ये डिस्ट्रीब्यूशन कल तक हुआ था। आज विभिन्न जिलों में इस फंक्शन में 18,068 नए कार्ड और बांट दिए गए हैं, जिससे ये संख्या 3,90,229 हो गई है। तो सभी जिलों में ये कार्ड बांटे गए हैं। तो जैसा एक योजना बनाई गई कि कुछ जिलों में जो ऐसे लाभार्थी हैं उनसे कुछ से चर्चा की जाए। तो सबसे पहले करनाल जिले में वहाँ जो मुझे बताया गया, एक भीम सिंह सन ऑफ महिपाल, गांव डाकावाला गुजरान, इनको आज ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। भीम सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आपको ये कार्ड मिल गया अपना प्रॉपर्टी का? हाँ जी, मिल गया जी। अपने मकान की, ये मान के चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपके मकान की आज ये रजिस्ट्री हो गई है। अभी तक तो हाँ जी। ये तय नहीं था कि इसका मालिक कौन है। आज से आप इसके मालिक बन गए हैं आप। तो कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। हाँ, अच्छा लग रहा है जी। तो इस के मालिक बनने के बाद आपको क्या क्या फायदा होगा? इसका मालिकाना हक मिल गया जी एक तो मेरे को जी। हाँ। और मैं लोन ले सकता हूँ बच्चों की शादी शुद्धि में, जो कुछ का प्रोग्राम करना उसके लिए लोन ले सकता हूँ सरकारी महकमों से। बहुत अच्छी बात जी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांव के और लोगों को भी मिला है कार्ड? हाँ जी। तो वो भी सारे खुश है ना? सब खुश हैं जी। चलिए, बहुत दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जी। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। दूसरी लाभार्थी बहन है दर्शना देवी, रुखसाना गांव से, करनाल जिले से ही हैं। रुखसाना बहन? हाँ जी। दर्शना देवी। हाँ, तो आपको कार्ड मिल गया आज? अपनी जमीन का कार्ड मिल गया ना? हाँ जी। ये रजिस्ट्री है एक तरह की आपके घर की? अच्छा जी। पहले तो ऐसी रजिस्ट्री नहीं थी ना कोई घर में? नहीं जी। हाँ, इसको संभाल के रखना। अच्छा जी। हाँ, पहले तो कभी झगड़ा होने की संभावना भी थी। कोई आदमी कह सकता था ये आपका मकान ही नहीं है, आपके पास कोई कागज नहीं था। अब एक कागज मिल गया, इस मकान की पक्की मलकियत हो गई है। हाँ जी। अब क्या फायदा होगा इससे आपको? लोन लान लेके कर लेंगे, मकान बना लेंगे, जो कुछ और कर लेंगे अपना, और भी काम करना है। कितना बड़ा मकान है आपका? ये होगा 100 गज का जी। 100 गज का है। चलो ठीक है। हाँ। आज से आप उस 100 गज के मकान के मालिक हो गए, जो अभी तक नहीं थे। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसी प्रकार फरीदाबाद में जो दो सज्जन लाभार्थी तो बहुत होंगे, लेकिन एक उसमें धर्म सिंह, गांव शाहपुर खुर्द, फरीदाबाद। सुन रहे मेरी आवाज फरीदाबाद वाले? जी सर। हाँ, तो धर्म सिंह जी से आप बात कराओ हमारी। सबसे पहले जी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्वामित्व योजना चलाई, इससे हम गांव वालों को बहुत फायदा हुआ है। अब तक हमारी इन जमीनों के कोई कागजात नहीं होते थे, अब हमको मालिक बना दिया है सरकार ने, और हम जरूरत पड़ने पर अब इस जमीन को बेच भी सकते हैं या किसी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि गांवों के सारे जमीनी विवाद खत्म हो गए। मालिकाना हक मिलने के बाद गांव खुशहाल हो गए। सब इस बात से खुश है, स्वामित्व योजना से, मुख्यमंत्री जी की इस योजना से सभी गांव साफवासी खुश है जी। कितना बड़ा गांव है? कितने घर हैं उसमें? 250 घर है सर गांव में। हाँ, सबको मिल गए ना कार्ड? हाँ जी, सभी को मिल गए सर। हाँ, कोई रह गया हो तो आप अपने यहाँ डिप्टी कमिश्नर महोदय से बात करके, और वो कार्ड नहीं बटे हों, अभी बन तो गए हैं सब,
लेकिन बटे नहीं हो तो वो भी आकर के ले जाएं सब लोग, ठीक है ना? जी सर। हाँ, आगे है सुदेश देवी, अलीपुर गांव की। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर, मैं सुदेश गांव अलीपुर, वाइफ ऑफ श्री राजेश नागर, हमारा जिला फरीदाबाद से। तो हमारे गांव में मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसने हमारी ये स्वमिल योजना के तहत हमारे गांव में इस योजना से झगड़े खत्म हो गए हैं और हमें हमारी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इससे हम अपने कुछ जमीन का हिस्सा बेच के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या कितना बड़ा घर है आपका? मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अभी फरीदाबाद के लोग नहीं सुन रहे शायद। चलिए ठीक है, आज हरियाणा के सभी 22 जिलों में जो ये कार्ड बांटे गए हैं 18,068, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिस रूप में और जिस तरह से इस प्रदेश को और हम सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, उससे प्रेरणा मिलती है, वो बहुत हम सब के लिए एक अनूठा अनुभव है। हमने अब तक 2014 से लेकर अब तक जिस रूप में उनके बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो उनकी नीतियां रही हैं, सोच रही है, विजन रहा है, उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास अपने जी जान से किए हैं। भविष्य को लेकर उनके मन में, हरियाणा प्रदेश के लोगों की बेहतरी को लेकर उनके मन में बहुत कुछ ऐसे संकल्प हैं जिनको साकार होने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज सुशासन दिवस के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें, भविष्य के लिए अपनी सोच और अपनी दृष्टि से हम सबको अवगत भी कराएं, हमें प्रेरणा भी दें इस रूप में अपने संबोधन के माध्यम से। आज इस शुभ दिन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकूला में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भर में अलग अलग जिला केंद्रों पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ सब उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सरकार के प्राय सभी हमारे अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, खास करके विभिन्न विभाग जिनकी आज चर्चा की गई है, ऐसे सभी हमारे बंधुगण, आज के दिन बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को अवार्ड दिए गए हैं उनके अच्छे काम के लिए, और जो बेनिफिशरीज, लाभार्थी जो जगह जगह पर आज एकत्र हुए हैं, साथ ही मीडिया के हमारे बंधुगण, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वो इस बात की कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। हम जैसा जानते हैं कि 25 दिसंबर 2 महान विभूतियों का जन्मदिन होता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, दोनों ही विभूतियां भारत रत्न से और विभूषित हैं। ऐसे दोनों के जन्मदिन के अवसर पर मैं दोनों के प्रति अपने मन से आदर भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बंधुओं, इस दिन को सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने एक विशेष नाम भी दिया और वो दिया सुशासन दिवस। अभी सुशासन दिवस ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, बल्कि इस पीछे की सोच, और सोच में भी सपने उन महापुरुषों के जिन्होंने इस सोच को अपने सपनों में संजोया, और वो है राजकाज करने का तरीका व्यवस्थित हो,
सुशासित हो। शासन यानी एक बेहतर शासन, सुशासन, उसमें कुछ विशेषता रखने वाला ऐसा शासन। शासन कोई भोगने की व्यवस्था नहीं, शासन सेवा का माध्यम बने, ऐसा इन महान विभूतियों की सोच थी। उस कारण से ही और इस दिन को सुशासन दिवस माना गया है। अगर मैं अटल जी की बात करूं जो प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, हालांकि वो उदाहरण इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक तंत्र के लिए, ये सबसे बड़ा एक विकास का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उनको लगा कि हमारा देश इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और पूर्व से उत्तर, ऐसे 4 सड़कें पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी बने, जिससे पूरा देश ये पिरोया जाएगा। उसका नाम उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज रखा था। देखा जाए तो इतनी बड़ी योजना किसी भी देश के, दुनिया के और जगह पर एक साथ नहीं बनी। अगर कोई एक इसके मुकाबले का उदाहरण दिया जा सकता है तो मुगल राज में एक सड़क बनी थी कलकत्ता से पेशावर, जिसको हम बहुत समय तक नेशनल हाईवे नंबर 1 इस नाम से जानते रहे। हमारे हरियाणा से भी निकलती है वो एक इतनी बड़ी सड़क, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क ऐसी मानी जाती है जिसकी कल्पना, योजना एक साथ बनाई गई। अगर उसके मुकाबले की कोई दूसरी योजना है तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो एक बहुत व्यवस्थित उन्होंने सिस्टम को बनाने के लिए ऐसी ऐसी योजना है। एक और योजना उन्होंने कही थी कि हमारे देश में पानी कहीं तो सूखा है, कहीं तबाही करता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अकाल पड़ता है। तो हम एक कार्यक्रम बनाए, सब नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम। देश की सब नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। उस पर काम होना शुरू हुआ। कुछ चीजें सिरे चढ़ गई हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में भी हैं, क्योंकि इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है कि जिसको टुकड़ों टुकड़ों में वो करना पड़ेगा। लेकिन एक सोच है कि अधिकता और कमी इन दोनों को मिला करके और एक सामंजस्य बैठाया जाए, जहां हम लोग उसको एक परिपूर्णता की तरफ आगे बढ़ सकें। पानी की कमी को ठीक किया जाए, पूरा किया जाए। जब बाढ़ है, पानी ज्यादा आता, वह पानी कम करके बाढ़ से बचाया जाए। ऐसे बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। आईटी का उपयोग अगर ठीक समझें तो इसकी कल्पना जो देश में बनी, जब ये मोबाइल की क्रांति आई, तो ये वही 2000 का जो प्रथम शतक है उसके अंदर ये योजना बनी सारी। आज जिस क्रांति का हम अनुभव भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। इसी नाते से सुशासन क्या होता है, इन महापुरुषों के जीवन से, उनके कार्यशैली से हम लोग सीख सकते हैं। ऐसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय, शिक्षा जगत के प्रणेता, अगर सबसे ज्यादा किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया जा सकता है। उस समय में बीएचयू की योजना बनाना, कल्पना करना, उसको परिपूर्ण करना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय देश में और कोई नहीं था उस समय बनाया गया। और गांव गांव में, शहर शहर में घूम करके शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना है। बिना शिक्षा के हम अपने समाज को विकसित नहीं कर सकते। आज हम सब ध्यान कर ही रहे हैं। शिक्षा का बदलता स्वरूप, किसी समय विज्ञान आगे बढ़ती है, किसी समय डॉक्टर पेशा आगे बढ़ता है, कभी इंजीनियर पेशा आगे बढ़ता है, कभी आईटी आगे बढ़ती है, कभी अलग अलग टेक्निक के माध्यम से होने वाले काम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा एक चलता प्रवाह है। इसके लिए हमको बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। आज सारी दुनिया उसको मानती है कि शिक्षा में अगर हम अपने नागरिक को यानी एक प्रकार से तज्ञ कर लेते हैं तो फिर बहुत समस्याएं अपनी खत्म हो जाती है। तो गांधी जी तो मालवीय जी को यानी एक ही नहीं बल्कि बहुगुणी प्रतिभा मानते थे और उनको नवरत्न कहते थे कि इतनी प्रतिभाएं उनमें हैं, उनको नवरत्न कहते थे। तो इसलिए हम लोग आज इन दोनों ही महानुभावों की जन्मतिथि के अवसर पर इस सुशासन की अपनी जो योजना, इसका विचार कर रहे हैं। दोनों के जीवन का अपना अपना एक महत्व है। हम लोग आज अगर चर्चा करें सुशासन की, सुशासन जैसा मैंने बताया कि 2014 में
मोदी जी ने आज के दिन को सुशासन दिवस ऐसा कहा, और हमने भी संयोग से उस समय ही शासन संभाला था 2014 के अंदर 26 अक्टूबर को। आपको ध्यान में होगा कि पहला सुशासन दिवस उस समय हमने कुछ घोषणाएं की थी। जो सीएम विंडो की बात आ रही है, ई गवर्नेंस की बात आ रही है, ये उस समय हमने शुरू की थी। ई रजिस्ट्रेशन की बात ये उस समय हमने शुरू की थी। बहुत योजनाएं उसकी शुरू की थी। धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते आज सारे देश में अगर सुधारात्मक कामों की चर्चा कोई करता है, गवर्नेंस की बात कोई करता है, नई योजनाओं की, नई पॉलिसीज की बात करता है, तो हरियाणा उसमें कहीं नंबर 1 पर आया हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं, हरियाणा ने नई नई ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश ये भी फॉलो कर रहे हैं, और कई योजनाएं तो केंद्र में भी, और ऐसी उनको अडॉप्ट किया है बाकी प्रदेशों में लागू करने के लिए। उदाहरण के लिए यही ये जो स्वामित्व की योजना है, ये योजना एक लालडोरा को खत्म करने की बात आई थी सिरसी गांव करनाल जिले के अंदर, वहां हमने शुरू की थी प्रयोग के रूप में। जनरल साहब बैठे हैं हमारे, इनकी मार्गदर्शन में योजना में ये सारा काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी को बताया, उन्होंने इसको समझा, पीएमओ में इसकी प्रेजेंटेशन हुई। उनका क्यों नहीं बाकी प्रदेशों में इसको लागू करते हुए, बहुत एक ऐसी समस्या है, खास करके जमीनों के जो लिटिगेशन झगड़े, दीवार दीवार का झगड़ा, गली नाली का झगड़ा, क्योंकि पता ही नहीं, हर कोई कहता मेरे सीमा तो ये है, दूसरा कहता ये नहीं ये है, सीमा का ही पता नहीं लगता है। तो हर एक का प्लॉट सीमाबद्ध होना चाहिए, और वो भी आज ऑन पेपर नहीं बल्कि डिजिटली साउंड तरीके से हम करें, लेट लॉन्ग के माध्यम से करें, ताकि कोई उसको चेंज ना कर सके, बदल ना सके। कई बार खाली प्लॉट होता है, उसके अंदर लाइन खींचना, कहीं यहां खींच गई वहां खींच गए। तो इसलिए उन चीजों को ठीक करने के लिए ये जो योजना हमने बनाई, इसको केंद्र ने और एक प्रकार से अडॉप्ट किया। आगे बढ़ते हुए इस विषय पर हमने और थोड़ा सा आगे बढ़े, सुशासन पर। 2019 के अंदर ये विचार बना, उस समय तो कोविड वगैरह नहीं था कहीं भी, लेकिन उससे पहले दूसरा सत्र जब हमने पंचवर्षीय योजना का शुरू किया, उस समय 25 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी हमने कि यह वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष होगा। सुशासन की जितनी लिमिट्स हैं उनको पार करते हुए और नया इनोवेटिव क्या कर सकते हैं, इसकी ओर सारी टीम को लगाया। खास करके हमारी जो आईटी की टीम है, टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना ये काम संभव था नहीं। एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमें हरियाणा के अभी तक 7 सालों में 150 से ऊपर अवार्ड मिले हैं, स्टेट लेवल अवार्ड, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, केंद्र के अलग अलग विभागों की ओर से दिए गए, कुछ संस्थाएं भी देती हैं, उन संस्थाओं ने दिए। सारे देश भर में वो नंबर 1 चुनते, नंबर 1 कौन है, और उस 150 में 100 से ऊपर अवार्ड केवल टेक्नोलॉजी पर है। जो टेक्नोलॉजी के हमारे कार्यक्रम है उसके ऊपर वो सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमने सुशासन संकल्प वर्ष बनाया। 2020 नवंबर जब आया, 25 दिसंबर, उस समय हम कोविड से प्रभावित हो चुके थे। मार्च 2020 के बाद पहली लहर, पीक भी आ गया था, डाउन भी आ गया था। उस कोविड का, जैसा कहते हैं ना कि हर एक समस्या, हर एक चुनौती कोई ना कोई अवसर भी लेके आती है। तो एक चुनौती आई थी, उसमें एक अवसर क्या आया कि हम अपने ऑफिस में बैठकर, अपने घर में बैठकर आईटी के, टेक्नोलॉजी के कामों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। और जितनी विभिन्न विभागों की बैठकें उन दिनों में हुई हैं, भरपूर बैठकें हुई, सारे कार्यक्रम लागू किए, और 2020 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष, यानी 25 दिसंबर 20 से लेके आज तक, ये मैं कह सकता हूं, ये जो वर्ष गया है ये सुशासन के परिणाम का वर्ष है। सुशासन का परिणाम आज अब आभास करते हैं। कितनी ही योजनाओं का उल्लेख हमारी प्रेजेंटेशन में आया। हमारे स्टेज सेक्रेटरी जैनेंद्र जी ने एक एक चीज का जो उल्लेख किया है, अवार्ड जो हमने दिए हैं, कितना उल्लेख और कितने इसके लाभ होते हैं, सारा बताया गया। और बहुत ऐसी भी बतानी शेष हैं योजनाएं, और जो उसके सिस्टम जितने मैंने बदले हैं, सब एक दिन में शायद कोई भी वक्ता सरकार से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कितना ही अध्ययन कर ले,
एक दिन में सारी योजनाएं व्यवस्थाएं बता नहीं सकते हैं, इतने सारे काम हमने किए हैं। अब लोग कहते हैं कि आप करते तो बहुत है, किया तो बहुत है, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। मेरा कम से कम मानना है प्रचार एक छोटा भाग है उसका, बहुत बड़ा भाग नहीं है, क्योंकि प्रचार करना बहुत आसान है। हम अपने डीपीआर को कहेंगे 100 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया लगा और सब प्रचार में लगा दो, सारे टीवी रेडियो सब होर्डिंग बैनर जहां जहां लगाने वहां कर दो, सब हो जाएगा। बहुत बड़ा एक बार इंपैक्ट भी हो सकता है शुरू में, लेकिन जो हमने सेवा और योजना देने की बात कही है, जब तक जनता को उसका आभास नहीं होगा तब तक उस प्रचार का भी क्या लाभ है। हम उनको आभास कराना चाहते हैं कि ये सब हमने किया है, इसका लाभ उठाओ, और उसका लाभ उठाने में जहां कहीं कठिनाई आ रही है उस कठिनाइयों को हम दूर कर रहे हैं। हमने सब सेवाओं को, योजनाओं को चंडीगढ़ में आप आके प्राप्त करो ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने जिला केंद्र पर भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। नीचे से नीचे इकाई पर आप अपने गांव में CSC अटल सेवा केंद्र जिसको हमने कहा, वहां बैठ के उठा सकते हो। बहुत योजनाएं आप अपने घर में अपने कंप्यूटर से उठा सकते हो। बहुत योजनाओं का लाभ अपने मोबाइल में ऐप लोड करके आप उठा सकते हो। इसकी जानकारी अभी जितनी होनी चाहिए लोगों को है नहीं। हमने एक जन सहायक ऐप बनाया है, लेकिन मेरे मन में आज ही आ रहा था कि हम ई सेवा ई योजना का एक कोई प्रशिक्षण केंद्र नीचे से नीचे लेवल पर एक 2 घंटे का 4 घंटे का प्रशिक्षण ऐसा दें सबको, हर आम नागरिक को भी, कि आपको इस योजना का लाभ कैसे उठाना है। हमने योजनाएं बना ली, पोर्टल भी बना लिए, वेबसाइट भी हो गई, ऐप भी हो गया, सब हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कैसे लाभ उठाना है। तो उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। इसकी योजना भी आगे चल करके बनाएंगे कि हर आदमी को उसको प्रशिक्षण होना चाहिए। तो अपनी सब योजनाओं का लाभ जब वहां पहुंचाएंगे तब सही मायने में वो अपनी योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। सुशासन आज हम एक दिन के रूप में मना रहे हैं, लेकिन एक दिन का विषय नहीं है, एक पल का विषय नहीं है। सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ये समझ ले कि हमने एक दिन सुशासन दिवस मना लिया तो हो गया सुशासन, ऐसा नहीं है। कम से कम हम सरकार के लिए तो ये हर पल सोचने का विषय है, हर दिन सोचने का विषय है, लगातार वर्षों वर्ष सोचने का विषय है, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग ऑन चेंज हो रही लगातार। आज कोई चीज है, कल कोई और आ जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, पॉलिसी बदल जाएगी। तो उस नाते से हर चीज का कैसे हम रीमॉडल करके नए जो उपयोगी शेप है उसमें उसको दे सकते हैं, इसलिए लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। और ये जो आज हमने किया भी है, कोई एक दिन में नहीं किया है। विचार तो वर्षों पुराने हैं, जैसे मैंने बताया कि महापुरुषों के विचारों को लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन उसको अगर टेक्नोलॉजी में ढालने का काम भी हमने शुरू किया तो 7 साल पहले किया था। 7 साल में यहां तक पहुंचे हैं। आज भी मैं कहता हूं कि सब काम पूरे नहीं हुए हैं। बहुत से काम तो जो आज भी आपको बताए गए हैं पूर्णता तक भी नहीं पहुंचे हैं, ये पाइपलाइन में है। कोई 70% पहुंचा है, कोई 80% पहुंचा है, कोई 90% पहुंचा है, वो पाइपलाइन में है। 100% होना शेष है, और कई ऐसे हैं जो अभी भी कंसेप्चुअल उसमें पोजीशन में है। अभी तो मैंने उसको सोचा है, विचार किया है, आगे आने वाले समय में क्या होगा। उदाहरण के लिए आज मैं अपने सोशल जस्टिस जो हमारे अधिकारी हैं विनीत गर्ग जी, उनसे मैंने बात की, मैं कभी क्या ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति जिस दिन 60 साल का हो और उसकी परिवार की आय 2 लाख रुपए के अंदर है, उसी दिन उसको ना आना पड़े, बल्कि उसको समाचार पहुंच जाए कि आपकी मासिक पेंशन चालू हो गई है और उसको पेंशन भेज दी जाए। क्या कर सकते हैं? तो उनका जवाब था कि हाँ, अगर वेरीफाइड इनकम और वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ ये है तो हम कर सकते हैं। तो ध्यान में आया कि इनकम वेरिफिकेशन अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन अभी किया ही नहीं है। कुछ की तो है एज पर डॉक्यूमेंट उनकी वेरीफाइड है, लेकिन कुछ की डेट ऑफ बर्थ अभी है नहीं। खास करके बड़ी आयु के लोग, उनको अभी 60 वर्ष के हो गए कि नहीं हो गए, उनके पास ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये काम हमको करना है। तो ऐसे शेष काम जो बचे हुए हैं, इनको भी आगे चल के हमको करना है। क्या 5 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक की आयु का विद्यार्थी, वो हम अपने कोई सिस्टम में ऐसा ढूंढ सकते हैं क्या एक भी बालक
ड्रॉप आउट में नहीं है। मैं बधाई देता हूँ, हमारे मेवात जैसे जिले में हमारी टीम ने जीरो ड्रॉप आउट की जो योजना बनाई है और उसको सफल किया है, हम सारे हरियाणा में भी कर सकते हैं। अभी जो कहीं 83%, 87% ये आता है, 100% बालक 5 वर्ष से 15 वर्ष तक का, 18 वर्ष तक का, वो या तो स्कूल में जा रहा है या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है या उसकी स्किलिंग हो रही है, क्योंकि 18 से नीचे तो उसको व्यवसाय करना नहीं है। 18 के बाद हायर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, व्यवसाय है, कहीं भी जाएगा, हर एक को ट्रैक रखेंगे। यानी योजनाएं अब सामने वाला क्या कर रहा है हमको यहां बैठे पता होना चाहिए। वो आके ना बताए कि मेरी ये जरूरत है, मैं खाली हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। काम लंबा है और लंबे काम के लिए कई चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को पार करना है, हमने आगे बढ़ना है। ये सब तब होगा जब हमारी भावना, समर्पण की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, सेवा की भावना होगी। कम से कम सेल्फ सेंट्रिक ना हो, सोशल सेंट्रिक हम बन के करेंगे कि समाज में जो तकलीफ है उसको मुझे दूर करना है, ये भावना बनेगी तो हम जाकर के करेंगे। यानी शासन सेवा का जब स्वरूप हो जाएगा तब ये सुशासन बनेगा। जब ये स्वार्थ की बजाय समर्पण की भावना बनेगी तब हमारा सुशासन होगा। जब ये घर बैठा व्यक्ति या सत्ता में बैठा व्यक्ति अपने आप को शासक वाली हैकड़ी में ना बैठा हो बल्कि सेवक बन के काम करे। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कहा कि मैं देश का प्रथम सेवक हूं, करके काम करेगा, ये भावना करेगा तो मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से हम लोग इस सुशासन के सही अर्थों को आगे बढ़ा पाएंगे। साइन लैंग्वेज समझने वाले उनको बैठाएंगे और ताकि साइन से वो अपनी बात, क्योंकि उनकी अपनी साइंस की लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही एक्सपर्ट हमको यहां बैठाने पड़ेंगे ताकि उनको शिकायत को सुन के और फटाफट अपनी बात करके 112 जो भी हमारी गाड़ी सुविधा है उसको कहें ताकि वो पहुंच सके। हो सकता है इसमें 18 मिनट की बजाय 20 मिनट की एवरेज आए, लेकिन एक सुविधा ये बना रहे हैं ताकि ये जो हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड जितने भी लोग हैं उनको ये सुविधा ये मिल सके। इसका इसमें ये लिखा है इन्होंने कि 5 सेकंड का समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो 5 सेकंड की बात नहीं, कम से कम सेवा उनको मिल जाएगी। दूसरे आज एक योजना और हमने विचार की है। एक समस्या है बड़ी, आम लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों में, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ। खास करके शासन वाले लोगों के ऊपर जो मंत्री मुख्यमंत्री उन पर दबाव बहुत आते हैं, पुलिस के ऊपर भी दबाव आते हैं, डीसी के ऊपर भी दबाव आते हैं। तो हम तय कर रहे हैं 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रोहतक और पंचकुला। इन 2 जिलों में आम लाइसेंस की फिजिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और ऑनलाइन ही उसके आगे के जो काम है उसकी प्रोसेस है वो सारी बनाई जाएगी। उसमें एक ही प्रोसेस जो पुलिस की वेरिफिकेशन है उसको भी आरटीएस के अंतर्गत लाएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो ही जानी चाहिए। हाँ, पुलिस ने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है ये उस वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आरटीएस के माध्यम से ही उनको उत्तर मिलेगा और उनको लाइसेंस बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो रिजेक्ट होकर उनको पत्र चला जाएगा। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट 2 जगह में 2 जिलों में कर रहे हैं। इसकी सफलता मिलने के बाद इसकी एक नीति भी नहीं बना रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई करें कौन ना करें, किसको लाइसेंस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ताकि एक लंबी दौड़ और कई बार तो प्रेस्टिजियस इशू बनता है कि मेरे पास वेपन है तो एक मेरी प्रेस्टिज बढ़ जाएगी। उस विषय को हम कम से कम डिस्करेज करना चाहते हैं कि प्रेस्टिज का विषय नहीं, ये सुरक्षा का विषय है केवल। तो सुरक्षा के नाते जिसको लाइसेंस की आवश्यकता होगी वो लाइसेंस उनको ये दिलवाया जाएगा। ऐसे ही पीडीएस की एक नई योजना, इसकी भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हमारे जो राशन कार्ड हैं अभी वो छप करके जाते हैं, वही लेके जाता है पीडीएस की दुकान पर, उसी हिसाब से राशन लेके आता है। लेकिन जनवरी महीने का जो राशन है अब चेंज करके केवल वहां उसने परिवार पहचान पत्र बताना है और परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से उसको राशन मिल जाएगा। उसको अपना राशन कार्ड अलग से नहीं ले जाना है। अगर उस परिवार के सदस्य कम हो जाएंगे तो कम का मिलेगा, ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा का मिलेगा। कम ज्यादा कैसे होंगे? हमने डेथ रजिस्ट्रेशन ये भी एक प्रकार से जरूरी कर दी है। उसका सिस्टम बन गए हैं कि डेथ रजिस्ट्रेशन होते ही
चाहे उसी दिन, नहीं तो एक नंबर ऑफ डेज कुछ तय होंगे उसके, उस दिन तक वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो होते ही परिवार पहचान पत्र से उसका नाम कम हो जाएगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसको भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा जो पंचायत विभाग है उन दोनों से मिलकर के इसको भी अनिवार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारा रजिस्ट्रेशन होता ही है तो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके उस परिवार का सदस्य उसमें बढ़ जाएगा। मैरिज को भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैरिज होते ही परिवार का सदस्य जिसका बढ़ गया है बढ़ा देंगे, जिसका घट गया घटा देंगे। वो तो अगर प्रदेश के अंदर ही है मैरिज तो दोनों हो जाएंगे, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा। प्रदेश के बाहर शादी हुई है या बाहर से शादी हुई है तो अकॉर्डिंगली उसका निर्णय होकर के, और जनवरी का जो राशन है अब इस हिसाब से, अंकुर जी ठीक है, हाँ, तो जनवरी का राशन इस हिसाब से मिलेगा। योजनाओं में जैसे CLU ऑनलाइन हमने कर दिए हैं, वेब हेल्थ इसका काम चल रहा है। खास करके ये जो हमारे शहरों की प्रॉपर्टी जो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अनअप्रूव्ड कॉलोनीज बनती हैं उसको रोकने के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। ई पंजीकरण प्रणाली जैसे मैंने बताया पहले हमने करी दी है। ई भूमि वेब पोर्टल ये भी उस पर काम चल रहा है। स्थानीय निकाय में, स्थानीय निकाय को भी हमने अपने समय में बहुत शक्तियां दी हैं जो पहले नहीं थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, चाहे वो शहरी इकाइयां हैं चाहे वो ग्रामीण इकाइयां हैं, उनको ताकतें ज्यादा दी हैं ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम ये सारा बने। जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना स्थानीय व्यक्ति को लाभ होगा। तो उस प्रकार से हमने किया है। पंचायतें हमारी पढ़ी लिखी, ये भी यूनिक हमारा ही उदाहरण हरियाणा का है और कोई प्रदेश ऐसा कर नहीं सका है। पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, न्यूनतम जो उसकी पढ़ाई तय की है उसके बिना कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जाकर के निर्णय करवाया हमने ये। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने गांव की, आगे चल करके शहर के लिए बन रहा है, लेकिन गांव की अपनी डिमांड ग्राम दर्शन पोर्टल उसके ऊपर डाल सकता है। उसको कोई भी जो जनप्रतिनिधि है उसको रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन के बाद डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाई उसकी शुरू कर देंगे। यानी लोगों को कहीं इधर उधर भटकने के बजाय अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको एक सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ाए। रिमांड की प्रथा हमने खत्म की। जो पहले कोई भी सरकारी रेवेन्यू का खास करके जो केस होते थे नीचे पटवारी से शुरू होते थे और FCR तक चलते थे, और बीच में कहीं भी कोई अधिकारी, अब अधिकारी का मूड भी होता है, अधिकारी की समझ भी होती है, अधिकारी को वास्तविक समस्या भी ध्यान में आती है, मन में आया वहीं से रिमांड करके फिर वापस नीचे से चला करके फिर वो सालों साल में ऊपर पहुंचता है। तब तक वो अधिकारी बदल गए होते हैं, जो बदला हुआ अधिकारी है उसका दृष्टिकोण कुछ और होता है, उसने फिर रिमांड किया फिर नीचे। 60-60 साल के रेवेन्यू के केसेस ऐसे मैंने देखे हैं। हो सकता है इससे भी पुराने हों, पीके दास, इससे पुराने हो सकते हैं। 60 साल को तो मुझे भी पता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं। हमने कहा नहीं, रिमांड की प्रथा खत्म करो। अब केवल जो एक फैसला होगा उसका एक अपील होगी, एक अपील के बाद फैसला जो होगा उसके बाद वो सीधा कोर्ट में जा सकता, कहीं और ऊपर भी नहीं जाएगा और रिमांड भी नहीं होगा। एक अपील, 2 अपील। रिमांड खत्म करने में 1 अपील किया, 2 अपील की हमने, 2 अपील है। 2 अपील में भी चीजें वहीं रुक जाती हैं। मानो पटवारी से चलेगा तो DC पर रुक जाएगा, SDM से रुकेगा तो डिविजनल कमिश्नर पर रुक जाएगा, कोई DC का केस सीधा आएगा तो जाकर के सेकंड अपील में FCR तक पहुंचाएगा। तो इस नाते से बहुत सुविधा ये लोगों को हुई है। और अब नए जो केसेस हैं वो बिगड़ के जो ऊपर आते थे वो अब बंद हो गए हैं, ये भी हमने शुरू किया है। मंडियों में E-NAM पोर्टल हमने शुरू किया। ऑफिस की फाइलें ये E-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन फाइल जाए। ये जो फिजिकल फाइल इधर से उधर घूमती है और बीच में उसके मन में आया उसने उसको साइड में रख दिया और बाद में कहा मिल नहीं रही। अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी है और नहीं मिल रही तो PN भी उठा के साइड में रख देगा तो कोई एक्शन तो होता नहीं, कुछ सरकारी काम है जी चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे सब ऑफिस E-ऑफिस हो जाए कि मार्क करनी है तो अगले के पोर्टल पर जाएगी सीधी। उस पोर्टल पे संबंधित अधिकारी है वो फट उसको देख लेगा यहाँ आई है। और इसमें भी स्पीड अप करने के लिए कुछ फाइलों को हमने एक नई योजना सोची है, लागू करेंगे, वो है रन थ्रू फाइल। हमको लगता है ये केस 4 दिन में या 7 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, फाइल के सारा चक्कर लग के आना चाहिए, चाहे 10 डिपार्टमेंट हो। तो क्या 24 घंटे में एक डिपार्टमेंट फाइल को निकाल के क्यों नहीं भेज सकता आगे? तो कम से कम जितने डिपार्टमेंट हैं उससे ज्यादा दिन उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सब नहीं होगी, अभी प्रयोग करेंगे कुछ फाइलों पर
कि रन थ्रू फाइल सिस्टम को लागू करेंगे। हमने ये जो ई पोर्टल नीलामी का और ये ठेकेदारी प्रथा का और इंजीनियरिंग का जो बनाया, जिसका आज अवार्ड दिया है, इसमें भी सभी विभागों में इसको लागू कर रहे हैं। खनन ठेकों के ई नीलामी है, एक समर्पण पोर्टल जिसमें समाज के ऐसे बहुत लोग हैं जो या तो रिटायर्ड हैं या अपनी यंग एज में भी पढ़ाई के बाद उनको लगता है कुछ ना कुछ समाज का ही काम किया जाए, नौकरी करने की भी इच्छा नहीं रहती है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं समाज के काम से, वो सारे एनजीओ के माध्यम से तो लगे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे लगे हुए हैं, लेकिन सरकार का प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। अब हमने समर्पण का एक पोर्टल बनाया है, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहला प्रयोग कोविड में जो हुआ तो ऐसे जो वॉलंटियर्स हैं, 90,000 वॉलंटियर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया था, जिन्होंने कोविड की पहली लहर में भी काम किया, दूसरे में भी काम किया है। और इसी प्रकार से अलग से एक समर्पण का पोर्टल है जो नए वॉलंटियर्स के लिए, केवल रिटायर्ड लोगों के लिए उसको डाला यानी उसको ऑन किया है, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 1000 के लगभग उसमें भी लोग आए हैं अभी, जो रिटायर्ड हैं, जो कहते हैं हमने पेंशन ली है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें काम बताओ क्या काम लेना है। वो फिर 2 घंटे रोज करेंगे, 4 घंटे रोज करेंगे। और तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सुशासन दिवस के मौके पर जो आयोजित किया गया। इस दौरान इन्होंने जो बड़ा ऐलान किया है वो यही है कि जनवरी के महीने से जो राशन है वो परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से दिया जाएगा।